हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे और बेहतर तरीके से समझते हैं इन बदलावों को। नीलेश शाह हैं, सदस्य हैं PMEAC के। स्वागत है नीलेश जी आपका। और धीरेन्द्र कुमार हैं जो कि संस्थापक हैं और CEO वैल्यू रिसर्च के हैं। नीलेश जी, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, यहाँ पर बड़े बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप ये समझाइए कि इतना क्या मेजर चेंजेस यहाँ पर आएंगे मुख्य तौर पर उन लोगों के लिए जो इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं डेट फंड्स में। एक ये जो प्रपोजल है, अमेंडमेंट है, वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, प्रोस्पेक्टिव है। तो आपके पुराने इन्वेस्टमेंट और 31 मार्च तक आप जो भी निवेश करेंगे उसे पुरानी बेनिफिट्स अवेलेबल रहेंगे। 1 अप्रैल से जब आप निवेश करेंगे डेट फंड्स के अंदर, तब उसमें 3 साल की अवधि के बाद आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेनिफिट्स मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड के जो बाकी बेनिफिट्स हैं, जैसे 500 रुपया भी निवेश करके आप 30, 40, 50 कंपनी का एक्सपोजर ले सकते हैं, जिसे डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जो एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, वो आज भी अवेलेबल है और कल भी अवेलेबल रहेगी। सिर्फ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स बेनिफिट है वो अब डेट म्यूचुअल फंड में 1 अप्रैल 2023 के बाद वाले निवेश के ऊपर नहीं मिलेगा। धीरेन्द्र जी, यहाँ पर एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर, जिसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक इंडेक्सेशन का फायदा भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप ये बताते हुए कि इंडेक्सेशन आखिर क्या होता है उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, जरा ये आप समझाइए कि किस तरह से अब निवेश जो है यहाँ पर डेट फंड्स में लोगों का रहेगा। मैं आपको इंडेक्सेशन का प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बड़ी ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है कि कैपिटल गेन्स पे इंडेक्सेशन का अब साधन निवेशकों के पास उपलब्ध नहीं रहेगा। और जब इक्विटी पे भी जब कैपिटल गेन्स टैक्स खत्म किया गया था और वहां पे भी इंडेक्सेशन उपलब्ध नहीं है। इंडेक्सेशन का आधार ये है कि अगर आप 100 रुपए कहीं लगाते हैं और 3 साल में 10% अगर हर साल बढ़ता है, तो आपको लगेगा कि हर साल आपका पैसा 10% बढ़ा है, लेकिन 10% नहीं बढ़ा है। महंगाई दर से घटाने के बाद जो बढ़त है वही आपका असल बढ़त है। रियल रिटर्न आपका महंगाई को एडजस्ट करने के बाद ही जो रिटर्न है वही माना जाएगा। और सरकार इसको मानती है। अगर आप मकान खरीदते हैं, 5 साल के बाद आप बेचते हैं, तो वहां पे इंडेक्सेशन की आपको छूट मिलती है, क्योंकि उतना आपका पैसा खास रखे भी इतना बढ़ जाता है महंगाई की वजह से, महंगाई की मार की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए महंगाई दर को निवेश के कॉस्ट को एडजस्ट करने के लिए एक वाइड स्प्रेड प्रिंसिपल है। हमारे यहाँ इक्विटी और फिक्स्ड इनकम दोनों के लिए जिस भी तरह से हम लोग का कैपिटल गेन्स का रिजीम बदलता रहा है, लेकिन वहां पे इस प्रिंसिपल को खत्म कर दिया गया है कि महंगाई चाहे जो भी। अगर आप इसका उदाहरण देखिए कि 5 साल में ऐसा संभव है कि किसी फंड में आपका पैसा 15% बढ़ जाए, लेकिन इस पूरे अवधि में ऐसा संभव है कि 25% महंगाई दर हो, बड़ी हो। और ऐसा समय पिछले 5 साल रहा है। ये केवल सोचने की बात नहीं है। तो वैसी स्थिति में एक तो आपका पैसा कम हुआ, देखने में आपको लग रहा है कि आपका पैसा बढ़ा, लेकिन आपका पैसा कम हुआ, और जो कम बढ़ा हुआ पैसा है उस पे भी आप टैक्स दे देंगे। तो एक तो महंगाई का मार, ऊपर से टैक्स का मार, और पैसा आपका कम हो रहा है। तो ये एक वाजिब टैक्सेशन के रिजीम की निशानी नहीं। दूसरा, जैसा नीलेश बता रहे थे कि ये म्यूचुअल फंड के बाकी फायदे तो आपके पास उपलब्ध हैं ही। बिल्कुल उपलब्ध हैं, बहुत सारे हैं। एक बड़ा फायदा जो उन्होंने नहीं गिनाया वो ये है कि आप जब डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, आप इंटरेस्ट ले या नहीं ले, वो उस साल की आपकी आमदनी में जोड़ा जाता है और आपको टैक्स देना होता है। म्यूचुअल फंड एक बहुत ही कारगर टैक्स डेफरल व्हीकल है। आप पैसा लगाइए और 10 साल तक आप नहीं निकालेंगे। जब तक आप नहीं निकालेंगे तब तक आपको टैक्स नहीं देना है। जब निकालेंगे तभी आपकी आमदनी में आपके मुनाफे को जोड़ करके आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इसीलिए तो धीरेन्द्र जी इन्वेस्ट लोग किया करते थे इसमें, और ये जो बदलाव यहाँ पर होगा इसी को लेकर चिंता है कि कितना उनके लिए फायदे का निवेश यहाँ पर ये रहेगा। नीलेश जी, एक और बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूंगा। ये बरकरार रहेगा। हाँ जी, विशिष्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें 35% से कम इक्विटी का इन्वेस्टमेंट है, इसमें और कौन कौन सी स्कीम है जिन पर असर इसका पड़ेगा डेट म्यूचुअल फंड्स के साथ ही अगर देखें तो?
तो हमारे इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड हुए, गोल्ड फंड हुआ, या कुछ कंजर्वेटिव डेट हाइब्रिड स्कीम हुई, ये सारे फंड के अंदर निवेश इक्विटी में 35% से कम ही रहता है या नहीं रहता। और ये सारे फंड जो आज तक डेट फंड के नाम से जाने जाते थे, टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें एलटीसीजी बेनिफिट मिलता था, 1 अप्रैल 2023 से उन्हें नहीं मिलेगा। तो आप उन लोगों के लिए क्या सलाह आप देंगे कि अभी 1 अप्रैल में थोड़ा वक्त है तो वहां तक वो निवेश कर सकते हैं जो ये फायदा लेना चाहते हैं? जी, मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि टैक्स बेनिफिट देख के निवेश मत करिए। आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और रिस्क प्रोफाइल देख के निवेश करिए। फॉर अज्यूम करिए कि आपको पैसा 10 साल के लिए लगाना है। अब 31 मार्च तक टैक्स बेनिफिट, इसलिए फिक्स्ड इनकम में लगाने का तो कोई सेंस नहीं रहता। 10 साल का पैसा आपको इक्विटी में लगाना है, एक साथ नहीं लगाइए, धीरे धीरे लगाइए, लेकिन पैसा तो इक्विटी में लगाना है। तो टैक्स बेनिफिट देख के निवेश मत करिए, अपनी रिस्क प्रोफाइल और अपनी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव देख के निवेश करिए। धीरेन्द्र जी, आप इस बदलाव के पीछे क्या वजह देखते हैं? अगर ये एक नियम था जिससे लोगों को फायदा होता था, तो आखिर क्यों इसको जो है वो बदला गया होगा? नहीं, ये तो सरकार ज्यादा टैक्स उगाही करना चाहती है और इसलिए और एक जरिया देखती है कि यहाँ पे टैक्स लिया जा सकता है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि सरकार को लगता है कि ये एक डिस्पैरिटी था। आप बैंक में जब आप पैसा लगाते हैं, बैंक में जब आप पैसा रखते हैं और डिपॉजिट से जो रिटर्न नहीं मिलता है, और फिक्स्ड इनकम फंड्स में, डेट फंड्स में जब आप पैसा लगाते हैं, दोनों के इनकम का नेचर एक होता है, लेकिन दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग है। तो इसके पैरिटी के लिए ये आर्बिट्राज था, एक ये टैक्स आर्बिट्राज उपलब्ध था। आपके पास 100 रुपए आया, आप डिपॉजिट में कीजिएगा तो हर साल मिलने वाला आमदनी आपके लिए टैक्सेबल है। आप म्यूचुअल फंड में कीजिएगा तो वो एक तो 3 साल तक आप होल्ड करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इंडेक्सेशन के बाद उस पर जो टैक्स का दर है 20% लगा के भी आपके रियल गेन पे वो 4-5% ही आमतौर पे बैठता था। तो ये बड़ा फायदेमंद था, ये एक बड़ा डिफरेंशियल था, तो इसके वजह से हुआ होगा। लेकिन इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि लोगों के लिए जो फिक्स्ड इनकम में जो लोग पैसा लगाते हैं वो लगाएंगे। ये जो म्यूचुअल फंड का जो फायदा है कि आप कभी भी लगा दीजिए, कभी भी निकाल लीजिए, कुछ दिनों के लिए आप रिटर्न आप डिराइव कर पाते हैं। जो लिक्विडिटी है, टैक्स नहीं देना है जब तक कि आपके पास गेन्स नहीं रियलाइज हो, और जो अलग अलग स्ट्रक्चर आपके पास उपलब्ध है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों ने भी बहुत लोगों के लिए ढेर सारे विकल्प खड़े कर दिए हैं। लोगों की जरूरत 2-3 से पूरी हो जाती है। और जहां तक गोल्ड और इंटरनेशनल फंड का बात है, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बदलाव आएगा। बहुत सारी फंड कंपनियां अब डोमेस्टिक इक्विटी फंड में 35% इन विदेशी बाजार में लगाएंगी, तो उनके लिए कुछ नहीं होगा, बल्कि और ये सुविधाजनक। चलिए, तो उससे और ज्यादा सुविधाएं यहाँ पर आपको लगता है कि बढ़ेंगे। नीलेश जी, बहुत छोटा सा कमेंट। हाँ जी, नीलेश जी, बहुत छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा। यहाँ पर वक्त की थोड़ी सी कमी है, आपको भी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा बदलाव इससे जो है यहाँ पर नहीं आएगा? और एफडी और यहाँ पर इस तरह के डेट म्यूचुअल फंड से तुलना एक तरह से की जा रही है कि अब क्या फर्क इनके निवेश में रह जाएगा? आपको लगता है अब भी म्यूचुअल फंड बेहतर ही है? अनडाउटेबली म्यूचुअल फंड बेहतर है। हमारी इंटरमीडिएशन कॉस्ट 50 बेसिस पॉइंट के आसपास है, बैंक की 3% है जी। बैंक एफडी में शायद आपको ज्यादा रिटर्न निकल जाए, बट करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में तो रिटर्न म्यूचुअल फंड से हमेशा कम ही रहा है। एंड हम भी एनी टाइम लिक्विडिटी देते हैं, जैसे धीरेन्द्र भाई ने बताया। तो हमारी कंपैरिजन तो करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से करे तो बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, और भगवान ने चाहा तो फिक्स्ड डिपॉजिट के सामने भी अच्छा ही रिटर्न देंगे जी, अलोंग विथ एनी टाइम लिक्विडिटी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, नीलेश जी और धीरेन्द्र जी, और आसान भाषा में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए कि क्या फ़र्क इससे यहाँ पर आएंगे और किस तरह के बदलाव अब आप 1 अप्रैल से इन नियमों के बाद देखेंगे।